नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्थानीय उत्पादों को वैश्विक उत्पाद बनाने की ओर मांग बढ़ाने का किया आह्वान। कहा, योग और आयुर्वेद की दुनिया भर में बढ़ती लोकप्रियता से आयुष क्षेत्र में स्टार्टअप का बढ़ रहा है आकर्षण और इससे पैदा हो रहे हैं रोजगार के अवसर। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने राष्ट्रीय सुरक्षा और वेस्ट कामेंग से तवांग के बीच सभी मौसम में यातायात को सुगम बनाने के लिए नजरिए से महत्वपूर्ण सेला टनल परियोजना का किया निरीक्षण। कहा, सीमांत क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विकास से विकास को मिलेगी गति। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 6 महीनों के लिए और बढ़ा देने की दी मंजूरी। अब इस वर्ष सितंबर तक लाभार्थियों को इस योजना के तहत देश के 80 करोड़ से अधिक लोगों को मिलेगा 5 किलोग्राम फ्री राशन का लाभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 अरब डॉलर मूल्य का निर्यात लक्ष्य प्राप्त करने पर गर्व व्यक्त किया है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा है कि अब भारत के उत्पाद दुनिया के हर नए बाजार में पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा है कि स्थानीय उत्पादों को समर्थन देकर उन्हें ग्लोबल बना सकते हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की कि वे स्थानीय उत्पादों को वैश्विक स्तर पर ले जाने का प्रयास करें ताकि भारतीय उत्पादों की प्रतिष्ठा बढ़े। श्री मोदी ने कहा है कि इस क्षेत्र में भारत में बहुत अधिक संभावनाएं हैं और हमारी वास्तविक शक्ति किसान, कारीगर, बुनकर, इंजीनियर, छोटे उद्यमी, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग क्षेत्र में निहित है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि इनके कठिन परिश्रम की बदौलत ही देश ने 400 अरब डॉलर का निर्यात लक्ष्य हासिल किया है। भारत ने पिछले सप्ताह 400 बिलियन डॉलर यानी 30 लाख करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट का टारगेट हासिल किया है। पहली बार सुनने में लगता है कि ये अर्थव्यवस्था से जुड़ी बात है, लेकिन ये अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा भारत के सामर्थ्य, भारत के पोटेंशियल से जुड़ी बात है। इसका एक मतलब ये कि दुनिया भर में भारत में बनी चीजों की डिमांड बढ़ रही है। दूसरा मतलब ये कि भारत की सप्लाई चेन दिनों दिन और मजबूत हो रही है। और इसका एक बहुत बड़ा संदेश भी है। असम के हैलाकांडी के लेदर प्रोडक्ट हो या उस्मानाबाद के हैंडलूम प्रोडक्ट, बीजापुर की फल सब्जियां हो और चंदौली का ब्लैक राइस, सबका एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। अब आपको लद्दाख की विश्व प्रसिद्ध एप्रिकॉट दुबई में भी मिलेगी और सऊदी अरब में तमिलनाडु से भेजे गए केले मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि नए नए प्रोडक्ट्स नए नए देशों को भेजे जा रहे हैं। जैसे हिमाचल, उत्तराखंड में पैदा हुए मिलेट्स, मोटे अनाज की पहली खेप डेनमार्क को निर्यात की गई। आंध्र प्रदेश के कृष्णा और चित्तूर जिले के बंगनपल्ली और सुवर्णरेखा आम दक्षिण कोरिया को निर्यात किए गए। त्रिपुरा से ताजा कटहल हवाई रास्ते से लंदन निर्यात किए गए। और तो और पहली बार नागालैंड की राजा मिर्च को लंदन भेजा गया। इसी तरह भालिया गेहूं की पहली खेप गुजरात से केन्या और श्रीलंका निर्यात की गई। यानी अब आप दूसरे देशों में जाएंगे तो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पहले की तुलना में कहीं ज्यादा नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार ग्रहण करने वाले बाबा शिवानंद की चर्चा करते हुए कहा कि हर किसी को 126 वर्ष की उम्र में योग से उनकी फिटनेस आज भी देश में चर्चा का विषय है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि बाबा शिवानंद का जीवन हम सबके लिए स्वस्थ जीवन शैली के अपनाने को प्रेरणा है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि योग हो या आयुर्वेद, आज दुनिया भर में स्वास्थ्य के प्रति भारत की जीव शैली
भारत की जीवन शैली की लोकप्रियता बढ़ रही है। श्री मोदी ने कहा है कि आयुर्वेदिक दवाओं का बाजार बढ़कर 1,40,000 करोड़ रुपए का हो गया है और स्टार्टअप जगत में भी आयुष के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य क्षेत्र और खासकर आयुष स्टार्टअप से अपील की कि वे अपने पोर्टल की सामग्री और संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त सभी भाषाओं में उपलब्ध कराएं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि देश के आयुष स्टार्टअप अपनी गुणवत्ता की बदौलत दुनिया भर में लोकप्रिय अर्जित करेंगे। जरूर देखा होगा, 126 साल के बुजुर्ग की फुर्ती देखकर मेरी तरह हर कोई हैरान हो गया होगा। और मैंने देखा, पलक झपकते ही वो नंदी मुद्रा में प्रणाम करने लगे। मैंने भी बाबा शिवानंद जी को झुककर बार बार प्रणाम किया। 126 वर्ष की आयु और बाबा शिवानंद की फिटनेस दोनों आज देश में चर्चा का विषय है। आयुष इंडस्ट्री का बाजार भी लगातार बड़ा हो रहा है। 6 साल पहले आयुर्वेद से जुड़ी दवाइयों का बाजार 22,000 करोड़ रुपए के आसपास का था। आज आयुष मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री 1,40,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच रही है। यानी इस क्षेत्र में संभावनाएं लगातार बढ़ रही हैं। स्टार्टअप वर्ल्ड में भी आयुष आकर्षण का विषय बनता जा रहा है। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने आज राष्ट्रीय सुरक्षा और वेस्ट कामेंग से तवांग के बीच सभी मौसम में यातायात को सुगम बनाने के लिए निर्माणाधीन परियोजना सेला टनल का निरीक्षण किया। श्री रिजिजू के साथ अरुणाचल पूर्व से सांसद तापिर गाव भी मौजूद थे। समुद्र तल से 13,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर निर्माणाधीन सेला टनल रोड विश्व का सबसे लंबा बाई लेन रोड टनल होगा। सीमा सड़क संगठन के अधिकारियों ने उन्हें इस परियोजना की प्रगति से अवगत कराया। अपने एक ट्वीट में श्री रिजिजू ने कहा है कि बहुत मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद सीमा सड़क संगठन के इंजीनियर और कर्मी सीमांत क्षेत्र में प्राथमिकता से बुनियादी सुविधाओं के विकास परियोजनाओं को पूरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इससे सीमांत क्षेत्रों में विकास को गति मिलेगी। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि को और 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। अब इस वर्ष सितंबर तक लाभार्थियों को इस योजना के तहत 5 किलोग्राम अनाज निःशुल्क मिलेगा। ये घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 80 करोड़ से अधिक लोगों को पहले ही तरह इस योजना का लाभ मिलता रहेगा। श्री मोदी ने कहा है कि देश की शक्ति देश के हर नागरिक में निहित है और इस शक्ति को और सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार ने इस अवधि को बढ़ाई है। अप्रैल 2020 में शुरू हुई विश्व की सबसे बड़ी खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पर अभी तक 260 लाख करोड़ रुपए सरकार व्यय कर चुकी है और सितंबर 2022 तक इस पर 80,000 करोड़ रुपए और खर्च होंगे। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू का भूटान सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट कामेंग जिले के बालेमू में शनिवार को गर्मजोशी से स्वागत किया गया। श्री रिजिजू ने स्थानीय लोगों से प्रति आभार व्यक्त जताया और कहा है कि सरकार सुदूर और सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप समय पर योजनाओं का लाभ पहुंचाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर संभव कदम उठाएगी। केंद्रीय कानून मंत्री और स्थानीय सांसद किरण रिजिजू ने अरुणाचल पूर्व से सांसद तापिर गाव के साथ वेस्ट कामेंग जिले के दिरांग से तवांग के बीच शनिवार को अपनी यात्रा का वीडियो शेयर करते हुए कहा है कि अरुणाचल प्रदेश में पर्यटकों के लिए प्रत्येक मौसम में प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ उठाने का अवसर उपलब्ध है। उन्होंने कहा है कि वनों में उगने वाले रोडोडेंड्रॉन्स सहित कई फ्लावर्स, झरने और वन्यजीव पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और अरुणाचल का प्रत्येक हिस्सा अपने आप में सौंदर्य की मिसाल है। अरुणाचल आइडल 2022 का खिताब
ओबोम तांगू ने जीता है। तवांग में शनिवार शाम आयोजित इस प्रतियोगिता के फाइनल में दामजिन नोरबू दूसरे स्थान पर और तेम्बा दोरजी तीसरे स्थान पर रहे। राज्य के सबसे बड़े सिंगिंग टैलेंट शो अरुणाचल आइडल सीजन 5 के फाइनल में मुख्यमंत्री पेमा खांडू, केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू, सांसद तापुर गांव सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। अपने एक ट्वीट में श्री खांडू ने कहा है कि युवाओं को अपनी सिंगिंग प्रतिभा को प्रदर्शित करने के लिए यह सबसे उपयुक्त प्लेटफॉर्म है और इसमें युवाओं ने शानदार प्रदर्शन किया। लोअर दिबांग वैली जिले के रोइंग में आज ईदो मिश्मी भाषा में स्टोरी ट्रांसलेशन विषय पर एक कार्यशाला आयोजित की गई। ईदो मिश्मी सांस्कृतिक और साहित्यिक सोसाइटी द्वारा माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च इंडिया के सहयोग से आयोजित इस कार्यशाला में स्थानीय युवाओं को अपनी मातृभाषा में कहानियों को ट्रांसलेट करने और लेखन के लिए प्रोत्साहित करना है। अगर भाषा को ये प्रिजर्व करना होने से, हम लोग को ये प्रमोट करना होने से मतलब रीडिंग मटेरियल्स अवेलेबल होना पड़ेगा। तो रीडिंग मटेरियल्स के लिए तो हम लोग के पास में कोई ये डॉक्यूमेंटेड प्रिंटेड बुक्स नहीं है, इसलिए प्रथम बुक के साथ में हम लोग ने ये ट्रांसलेशन पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया है करके उसके बाद में प्रथम बुक्स में जो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 जो बुक्स है उसको प्रथम बुक्स ने हम लोग को दिया है, IMCLS को दिया है। तो IMCLS ने उसको डाउनलोड करके उसको हम लोग ईदू में ट्रांसलेशन करके ई बुक में ऑनलाइन अवेलेबल रखेगा, प्लस प्रिंट आउट करके स्कूल्स वगैरह में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ताकि जो भाषा सीखना मांगता है, ईदू भाषा सीखना मांगता है, वो आराम से वो मतलब ऑनलाइन एक्सेस करके भी पढ़ सकता है, या किताब जो PDF फॉर्म में जो भी है उसको भी प्रिंटेड फॉर्म में भी वो लोग पढ़ सकता है। They have done a lot. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने विदेशों में पढ़ाई के लिए एडमिशन करने का योजना बना रहे भारतीय छात्रों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने कोविड-19 महामारी के कारण चीन के विश्वविद्यालयों से वापस लौटे छात्रों की पढ़ाई फिर से शुरू नहीं हो पाने के मद्देनज़र ये दिशा निर्देश जारी किया है। UGC and AICTE have decided to issue this public notice is because thousands of our students who have returned to India during the COVID period are unable to go back to China to continue their studies. That is why we have advised them to pay due diligence while they are applying for fresh admissions in foreign countries. And we have also said that any online degrees that the students may attend which do not have prior permission from UGC and AICTE will not be recognized. विधायक कालिंग मोयोंग और जिला उपायुक्त ताई ताग्गू ने पासीघाट के अपर बांसकोटा में हाल ही में आग दुर्घटना से प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री वितरित की। उन्होंने लोगों से आग दुर्घटना से बचाव के लिए घरों की वायरिंग सहित प्रशासन द्वारा जारी सभी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की। श्री मोयोंग ने कहा है कि पासीघाट नगरीय क्षेत्र में आग दुर्घटना की बढ़ती घटनाएं और इससे हो रहे नुकसान चिंता का विषय है। उन्होंने लोगों से इस समस्या से निपटने के लिए जिला प्रशासन के साथ सहयोग की अपील की। तो हमारा DDMO तो आया, साथ में आया, यहाँ में अभी रिलीफ भी कुछ इमीडिएट रिलीफ भी अभी डिस्ट्रीब्यूट किया उसको, और अभी रिकॉर्डेड है यहाँ से अभी वो जितना भी विक्टिम है उसका जो प्रॉपर्टी डैमेज हुआ उसको आधार कार्ड को लेकर DDM ऑफिस में जाकर सबमिट करना पड़ेगा, और जितना जल्दी सबमिट करेगा इतना हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते बेनिफिशियरी का या भी हो, माने फाइनेंशियल बढ़ाने होने से भी, छोटा एक फाइनेंशियल देने से भी गवर्नमेंट का तरफ से वो इमीडिएट प्रोसेस कर देगा। लेकिन हमारा तो यही रिक्वेस्ट है कि जितना भी हमारा विक्टिम है थोड़ा तुरंत उसको आप लोग अप्लाई करें। आप जितना डिले होगा इतना ही ऑफिशियल प्रोसेस में डिले हो जाएगा। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में शनिवार से एक सींग के गैंडे की गणना का कार्य शुरू हो गया। 3 दिवसीय गणना कार्य के कारण काजीरंगा नेशनल पार्क सोमवार तक पर्यटकों के लिए बंद है। वर्ष 2018 की गणना के अनुसार काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क में गैंडे की संख्या 2413 थी।
भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफ़र में आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी राष्ट्रवादी लक्ष्मी एन मेनन के बारे में। राष्ट्रवादी लक्ष्मी एन मेनन को भी याद कर रहे हैं। उनका जन्म 27 मार्च 1899 को केरल के तिरुवनंतपुरम में हुआ था। एक समर्थ शिक्षिका, वकील, राजनीतिज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता लक्ष्मी गांधीवादी विचारों से प्रभावित थी और हमेशा खादी ही पहनती थी। लक्ष्मी उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गई। 1927 में वे विद्यार्थी प्रतिनिधि मंडल के सदस्य के रूप में सोवियत संघ की 10वीं वर्षगांठ समारोह में भाग लेने के लिए मॉस्को गयी। मॉस्को में वे पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिली, जिन्होंने उन्हें राजनीति में आने की सलाह दी। महिलाओं से संबंधित मुद्दों में लक्ष्मी की गहरी रुचि थी। अखिल भारतीय महिला सभा AIWC के गठन में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1948 और 1950 में लक्ष्मी को महिलाओं की स्थिति पर गठित संयुक्त राष्ट्र समिति के लिए मनोनीत किया गया और वे संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की प्रमुख रहीं। वे विदेश विभाग में स्वतंत्र प्रभार सहित राज्य मंत्री बनाई गईं। त्रिवेंद्रम में थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र की स्थापना में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने भारत की विदेश नीति को आकार देने में अहम भूमिका निभाई। जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया तो उन्होंने वैश्विक समुदाय के समक्ष भारत की स्थिति स्पष्ट करने के लिए एक दूत के रूप में अनेक देशों की यात्राएं की। केरल में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना में भी उनका योगदान था। 1967 में राजनीतिक गतिविधियों से अवकाश लेने के बाद लक्ष्मी मेनन ने सामाजिक कार्य और लेखन की ओर रुख किया। लक्ष्मी मेनन को उनकी निस्वार्थ सेवाओं के लिए अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें। हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।